मई के महीने में जो पढ़ाई करे उसे डेयरिंग कहते हैं और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। What did बेल्जियम डू? आखिर बेल्जियम ने ऐसा क्या किया? क्यों श्रीलंका रोया? और कैसे आते हैं ये प्रश्न? सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन कौन सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट? फैक्ट, इसके बाद वन वर्ड, ट्रू एंड फॉल्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन, सब कुछ इस वीडियो में। तो कैसे हैं मेरे 10वीं के छोटे भाई बहनों, मैं शुभम तिवारी अरिवियान के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वेलकम भी करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? मई की गर्मी में क्या हाल है आपके? और बेटा मेरा आपको, मेरे छोटे भाई बहनों, बहुत बड़ा सलाम। मैं आपको सलाम करता हूं कि मई के महीने में भी आप यदि पढ़ रहे हैं तो गजब यार। क्योंकि मेरी बात समझिएगा, क्योंकि यही बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, थोड़ा पहले शुरू करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वही बच्चे टॉप करते हैं। वही मेरे छोटे भाई बहन टॉप करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसीलिए आपके साथ आ गया है अरिविहान। तो मत होइए परेशान, क्योंकि कक्षा 10वीं में भी है अरिविहान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर को मैं कुछ अलग अंदाज में शेयर करूंगा कि मई के महीने में जो पढ़ाई करे उसे डेयरिंग कहते हैं। मई के महीने में जो पढ़ाई करे उसे डेयरिंग कहते हैं। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। तो इस पावर शेयरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। कुछ लोग बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग और कुछ लोग बोलते हैं शेयर करने से तो घाटा है। तो मत टेंशन लीजिए, आज आपके हर प्रश्न का उत्तर आपके इस भैया को आता है। तो स्वागत है आपका। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा पावर शेयरिंग में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो भाई पहले तो इंट्रोडक्शन दूंगा ना कि पावर शेयरिंग होता क्या है। अब पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग क्या जरूरी है, कुछ लाइव एग्जांपल जिससे आपकी दिमाग की बत्ती जल जाए, खुले नहीं जल जाए। तो कुछ 2 एग्जांपल, अपने एक पड़ोसी देश श्रीलंका का और एक बेल्जियम का। फिर इसके बाद पावर शेयरिंग टाइप्स कितने होते हैं, किसके क्या उपयोग है, क्या यूटिलाइजेशंस है, वो भी हम समझेंगे। और फिर आखिरी में व्हाई इज पावर शेयरिंग, क्यों चाहिए हमें पावर शेयरिंग, सब कुछ इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है, इस लेक्चर में मिलने वाला है। बस जुड़े रहिएगा मेरे छोटे भाई बहन आप लोग। और इस क्लास में मैं सोशल शुभम तिवारी, आपकी एसएसटी की क्लास में, सोशल शुभम तिवारी एसएसटी आपकी सोशल स्टडीज की क्लास में वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और हम लेकर आए हैं टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच। बेटा ये वन शॉट पढ़िए, देखिए, समझिए और फिर आप आइए टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टॉपर्स के नोट्स, सब कुछ बताऊंगा। चलिए पहले आगे चलते हैं और समझते हैं कि इस तस्वीर में मुझे क्या नजर आता है। इस तस्वीर में हमारे चैंपियंस हैं एमपी बोर्ड। पता है आपको, उन्नति बैच लगातार 3 सालों से 12वीं के टॉपर देते आ रही है। स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर्स, लगभग 600 से ज्यादा बच्चे अपने यहाँ 90+ % लाए हैं। 80 से ऊपर तो 1500 और फर्स्ट डिवीजन तो पता नहीं कितने होंगे। तो बेटा ये अरिविहान की उन्नति बैच थी और इसी रिजल्ट को दोहराने के लिए हम लेकर आए हैं मेरे 10वीं के छोटे भाई बहनों के लिए नवोदय बैच। और ये नवोदय बैच में आप टॉप करने वाले पहले बच्चे होंगे। मुझे इसमें आपके भैया दीदी नहीं दिखते हैं, आकाश भैया नहीं दिख रहे हैं, श्लोक भैया नहीं दिख रहे हैं, खुशी दीदी नहीं दिख रहे, मुझे आप दिखते हैं। कि जब अगले साल मैं फिर से इस बैच को पढ़ा रहूंगा और यहाँ मेरे ये छोटे भाई बहनों की तस्वीर होगी, मुझे वो सोच के खुशी हो जाती है, बहुत खुशी होती है मुझे वो सोच के। और यही मैं चाहता हूं कि मुस्कान दीदी हो, स्तुति दीदी हो, जितनी सब भैया दीदी की जगह आप 10th क्लास के पहले टॉपर बने। आप शुरुआत कीजिए, हम इस पार्टनरशिप को बहुत आगे ले जाएंगे। पार्टनरशिप की बात याद रखना, भी इस पे बात करने वाला हूं। तो आपका भी मौका है इस बैच से जुड़ने का। और जो भी आपको दिक्कतें थी, पैसों की दिक्कत थी, कोई भी दिक्कत थी, हमारा स्लोगन ही यही है, पानी से सस्ती शिक्षा कर देनी है। कर देनी है नहीं, कर दी है। इस बैच का प्राइस 1951 रखा गया था। और थॉर का जो हथौड़ा होता है ना, वो महंगाई पर हमारे रितेश सर ने चला दिया।
27 अप्रैल को जो हमारा इवेंट हुआ था उसमें इस बैच की प्राइस मात्र ओनली 51 कर दी गई, क्योंकि जो बच्चे रिसोर्सेज की कमी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। आपको पता है अपने एमपी में पन्ना डिस्ट्रिक्ट में डायमंड होता है, अपना एमपी डायमंड प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है, पर उन डायमंड्स को क्या हुआ, वो नहीं तरस पा रहे थे, मतलब पॉलिश डायमंड नहीं हो पा रहे थे। तो उन पॉलिश डायमंड्स के लिए नवोदय बैच लेकर आए हैं रितेश सर, सिर्फ 51, और 51 रुपीज में आपको वो सब कुछ देने वाले हैं जो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बना सकता है, जो आपको आपके स्टेट का, मतलब मेरे मध्य प्रदेश का, आपके मध्य प्रदेश का टॉपर बना सकता है, आपके स्कूल का टॉपर बना सकता है, हर चीज का टॉपर बना सकता है मेरे छोटे भाई बहनों। याद रखिएगा, इसमें आपको इस नवोदय बैच में पूरे साल भर लाइव क्लासेस मिलने वाली है। इस लाइव क्लासेस में हम दोनों बातचीत, मैंने पढ़ाया, आपको कुछ समझ में नहीं आया आप डाउट पूछ सकते हैं, आपको टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे, आपको टॉपर के नोट्स, टॉप कराने वाले नोट्स मिलने वाले हैं मेरे छोटे भाई बहनों, डीपीपी मिलने वाली है, और उसके आपको एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे, हमको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, डीपीपी के सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको, है ना। फिर इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, अरिव्यान की सबसे अच्छी खासियतों में से एक खासियत है कि बच्चे के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट रहने पे बच्चा आगे स्टडी में फोकस नहीं कर पाता। तो ये समस्या को अरिव्यान बिल्कुल दूर कर दे रहा है इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग से। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग ऐसा है जैसे भूख लगती है, 2 मिनट में मैगी बना के खा लेते हो, 2 मिनट भी ज्यादा बोल दिया तुरंत डाउट सॉल्व कर देता है अरिव्यान। फिर टॉपर गाइडेंस, जो भैया दीदी ब्रदर्स सिस्टर्स ने आपके टॉप किया है लास्ट ईयर, वो आपको आके गाइड करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इसके लिए भी आप नवोदय बैच है। और आखिरी में जो भी एग्जाम का आपका फियर है, डर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे छोटे भाई बहनों, क्योंकि आपको दिए जाएंगे एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम का डर खत्म कर देंगे। तैयार हो जाइए नवोदय बैच से जुड़ने के लिए। और ये रितेश सर को और अरिविहान की पूरी टीम को कि हमने इतनी अच्छी स्कीम, इतना अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है कि हम हर घर शिक्षा चाहते हैं, हम हर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, हम हर बच्चे को उसके पैर पर खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए हमें माननीय मंत्री जी द्वारा क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, हम साथ में मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। तो तैयार हो जाइए, चलिए। तो आज का चैप्टर है पावर शेयरिंग। बेटा इसको देखो, ये जो तस्वीर है इसमें मुझे आप नजर आ रहे हो, ये आप, मैं, आपके घर वाले बैठे हुए हैं, और एक सही डिसीजन हमें बेल्जियम बना देगा और एक गलत डिसीजन हमें श्रीलंका बना देगा। एक सही डिसीजन हमें बेल्जियम बना देगा और एक गलत डिसीजन हमें श्रीलंका बना देगा। सर ना मैं बेल्जियम को जानता हूं ना मैं श्रीलंका को जानता हूं। बेटा मेरे छोटे भाई बहन, इसलिए इस चैप्टर को इस आइडियोलॉजी के साथ पढ़ना कि एक राइट डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है और एक रॉन्ग डिसीजन कितना वर्स्ट हो सकता है, ये मन में बात ध्यान रख के पढ़ना। तो हम शुरू करते हैं। इस तस्वीर को अपने दिमाग में, दिल में बसा लो कि आपके राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन की कहानी है, आपसे जुड़ी कहानी है इस चैप्टर में, तो बिल्कुल आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जैसे ही आप बुक खोलते हैं एक छोटा सा डाउट आता है कि शेयरिंग करने से, शेयरिंग पावर शेयरिंग करने से कैसे फायदा होगा। आपने सोचा छोटी छोटी चीजों में कि जैसे मेरे पास 10 रुपीज है, मेरे पास मेरी ब्रदर या सिस्टर आ गए, मैंने वो, हम दोनों साथ में, तो अब मुझे 5-5 बांटने पड़ेंगे, ये तो घाटा हो गया। पर इसको इस तरीके से सोचो कि आपके पापा ने आपको काम दिया है कि ब्रिक्स ऊपर 11वीं मंजिल में पहुंचाने, 100 ब्रिक्स है, और आपका ब्रदर या सिस्टर आपके साथ आ गया, तो आपका काम बढ़ गया, इजी हो गया। और इजी हो गया ना, बस ऐसे ही पावर जब बांटी जाती है तो काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। समझ में आई ये बात। अब मैं थोड़ा सा और एक और एग्जांपल देता हूँ। कितने लोग भैया आईपीएल देख रहे हैं, कौन कौन उनकी फेवरेट टीम है, जल्दी से बताइए। तो अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहे हो। मान लो आपकी जो फेवरेट टीम है उसका मैंने आपको कैप्टन बना दिया। अब जब मैंने आपको उसका कैप्टन बना दिया तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अब मैं ही बैटिंग कर लूं, मैं ही बॉलिंग कर लूं, मैं ही फील्डिंग कर लूं। मतलब सोचिए, उस टीम के आप कैप्टन हो गए और आप बैटिंग कर रहे हैं, आप ही बॉलिंग कर रहे हैं, आप ही फील्डिंग कर रहे हैं,
आप ये अच्छी विकेट कीपिंग करने लगो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो बताइए क्या आपकी टीम जीत पाएगी? क्या आपकी टीम जीत पाएगी? मुझे बताइए। यदि आप ही सब कुछ करने लगे, एक ही आदमी सब कुछ करने लगे, क्या उस टीम का मैनेजमेंट हो पाएगा? क्या उस टीम का मैनेजमेंट हो पाएगा? नहीं। बस जब इतनी छोटी सी एक टीम का मैनेजमेंट 20 से 25 लोगों की, एक आदमी सब कुछ करने लगे तो मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्वालिटी नहीं आ पाती, कंट्रोल नहीं हो पाता, तो क्या इतनी बड़ी कंट्री का मैनेजमेंट एक व्यक्ति, एक इंस्टीट्यूट कर सकता है? नहीं। तो इसके लिए चाहिए पावर शेयर की जाए। किसके किसके साथ? अपने ऑर्गन्स के साथ। गवर्नमेंट अपने ऑर्गन्स के साथ क्या करती है? पावर शेयर करती है। अब वो ऑर्गन्स क्या हैं? तो वो ऑर्गन्स क्या हैं ये हम चैप्टर में जानेंगे। जैसे एक ऑर्गन है जुडिशरी, एक ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव जो रूल्स फॉलो करवाते हैं, और एक है लॉ मेकिंग अथॉरिटीज, पार्लियामेंट जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव रूल बनाते हैं। एक होता और एक और होती है, क्या होते हैं? लेबल्स, गवर्नमेंट के लेबल्स, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सब कुछ हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पावर शेयरिंग कैसे करेंगे, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, और शेयरिंग इज केयरिंग क्यों कहा जाता है, ये चैप्टर में आपको पता चलेगा। जैसे शेयर करके बेल्जियम ने अपनी देश की केयरिंग करी, तो हम शुरू करने वाले हैं बेल्जियम की स्टोरी से। तो भैया ये है अपना बेल्जियम, अपना काय का अपना बेल्जियम, यूरोप में। कौन से कॉन्टिनेंट में है बेल्जियम? यूरोप कॉन्टिनेंट में। यूरोप कॉन्टिनेंट में, जिसकी पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के आसपास है। 1.5 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है, और ये नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मनी के पड़ोसी नेबर कंट्री है। अपने इंडिया का हरियाणा स्टेट है ना, उसके बराबर है लगभग। समझ रहे हैं मेरी बात? उसके बराबर है लगभग ये। क्लियर? अब ये जो है ये डिवाइडेड लैंग्वेज से है पर हार्ट से नहीं। मतलब ये प्यार करते हैं अपने आप से, ये अपने देश से प्यार करते हैं, लव करते हैं, है ना। बट इनकी कम्युनिटीज जो है वो भी बताने वाला हूं, उनके मन में थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति जेलेसी आ गई है। एग्जाम्पल समझिएगा, बेल्जियम में 3 कम्युनिटी रहती है, एक जर्मन स्पीकिंग, एक फ्रेंच स्पीकिंग, एक डच स्पीकिंग। अब जैसे आप अभी 9th पास हुए, तो कितने सेक्शन थे आपकी क्लास में? 9th ए, 9th बी, 9th सी, है ना। तो 9th ए, 9th बी, 9th सी जो सेक्शन थे, तो आप 9th क्लास के अपनी टीम को तो पसंद करते थे, अपने आप को तो पसंद करते थे, पर बी और सी वालों से थोड़ा तो जेलस होते थे, कंपटीशन की फीलिंग रखते थे। बस ऐसा ही था। तो बेल्जियम में 3 कम्युनिटी थी। सबसे पहले याद रखो जर्मन स्पीकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये थे बेटा सबसे कम 1%। कितने थे? 1%। जर्मन स्पीकिंग थे 1%। अब इसके बाद एक थे डच, और वो कौन से रीजन में रहते थे? फ्लेमिश रीजन में। कौन से रीजन में रहते थे? फ्लेमिश रीजन में। अच्छा, डच कितने थे? 59%। कितने थे? 59%। और जो फ्रेंच थे वो कितने थे? 40% थे। तो 40, 59 प्लस 1, 59 प्लस 1 60 प्लस 40, 100%। अब इस स्लाइड में आप समझो, इन तीनों कम्युनिटी में क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, जिसके कारण इनकी क्या हो गई? लड़ाई हो गई, है ना। वो भी समझेंगे। समझ में आया? अब इस छोटी सी स्लाइड से इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मेरी बात समझना मेरे छोटे भाई बहन। देखो, सबसे पहले क्या आएगा कि डच किस रीजन में रहते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? यहां समझो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? डच किस रीजन में रहते थे। सेकेंड क्वेश्चन क्या आ सकता है? डच कितने परसेंट थे। 2 क्वेश्चन आ गए। तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया? जर्मन कितने परसेंट थे। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं कि भाई हाउ मेनी परसेंटेज आ सकता है, हाउ मेनी परसेंटेज। मैच दी कॉलम भी आ सकता है। डच लिखा है, परसेंटेज लिखा है, जर्मन लिखा, परसेंटेज लिखा, फ्रेंच लिखा, परसेंटेज लिखा, आ सकता है। एमसीक्यू भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता? समझना, ये भी आ सकता है कि हाँ 40% है, किस रीजन में? बोलोनिया रीजन में कौन रहता था? फ्रेंच। तो इतने से एरिया से आपके 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सोचो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो बन ही सकता है कि शॉर्ट नोट ऑन अ बोलोनिया रीजन, शॉर्ट नोट ऑन अ फ्लेमिश रीजन, शॉर्ट नोट ऑन अ, है ना, बन सकता है। 1 वर्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो यही स्लाइड कितनी चीजें कवर करती है।
समझ गए मेरी बात? ऐसे डीप स्टडी करनी पड़ती है, डूबना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है। और इतनी बारीकी से हमको समझते हुए चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? समझे? तो 3 रीजन थे, 3 कम्युनिटी थी जो अपने कंट्री से तो प्यार करते थे, पर आपस में उनकी क्या थी? जेलेसी की भावना थी। क्लियर है? समझ में आया? अब ये ऐसा बेल्जियम दुखी क्यों है, पर ऐसा खुश कैसे हो गया, ये कहानी हम इस अध्याय में इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो बेल्जियम कहां पर है मेरे छोटे भाई बहनों? यूरोप में है। कितनी पॉपुलेशन है? 2 करोड़ है। और हमारे किस स्टेट से? हरियाणा से इसकी क्या कर दिया गया? इक्वल बताया गया है। क्लियर है? ऐसा हमारी एनसीईआरटी बोलती है, हमारी किताब। कौन कौन से रीजन रहते थे? रीजन कौन कौन? 3, 2 फ्लेमिश और बोलोनिया। और कम्युनिटी कितनी? 3। कौन कौन सी? डच, जर्मन, फ्रेंच। परसेंटेज पता ही है आपको, 59, 59, 40 और 1। क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? क्लियर है मेरे छोटे भाई बहनों? बिल्कुल। यहाँ पर क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं मैंने बता दिया। समझ रहे हो? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर समझो, मैप में तो आपने देख लिया, ये बेचारे कोंटे में कौन से लोग हैं? जर्मन। कितने हैं? 1%। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मेरी बात समझो। ये जो रीजन है, ये जो रेड से है, ये है यहाँ की राजधानी। बेल्जियम की राजधानी क्या है? क्या ये भी अपने आप में क्वेश्चन नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या है बेल्जियम की राजधानी? ब्रुसेल्स। क्या है बेल्जियम की राजधानी? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में हो गया खेला। बेल्जियम में क्या हुआ वो तो है, पर बेल्जियम की कैपिटल हो गई ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, क्योंकि जो डच स्पीकिंग पूरे देश में 59% थे, वो ब्रुसेल्स में से 20% बचे। कितने हैं? 20%। अभी आगे लिखा हुआ है ये सब, पर समझा दे रहा हूं। और जो फ्रेंच स्पीकिंग पूरे देश में 40% थे, ब्रुसेल्स में 80% थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आप खुद सोच पाओगे। जो बड़े बड़े सिटीज में, जैसे कोई भोपाल में रहता हो और कोई किसी गांव में रहता हो, मान लीजिए कोई भी, अपने भारत तो गांव से, विलेजेस से बनी हुई कंट्री है, तो वहां पर किसी के पास 500 एकड़ जमीन हो, किसी को भोपाल में 500 एकड़ जमीन हो, तो अंतर है ना? तो वही अंतर वहां पे दिखा कि भले ही वो पूरे देश में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स क्या थे? कम थे, पर वो मेन जगह पे ज्यादा थे। तो जो माइनॉरिटीज थी कहां पर? देश में, वो कैपिटल में क्या थी? ज्यादा थी, और उनके पास पैसा ज्यादा था। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, कैपिटल पे क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखना, कहां जज्बात बदल गए? कैपिटल में, ब्रुसेल्स में। जो फ्रेंच स्पीकिंग पूरी कंट्री में कितने थे? 40% थे। वो कंट्री में 40% थे, वो यहाँ पर कितने? 80% हो गए। और जो डच 59% थे, वो 80% हो गए। अब यहाँ पर इनके पास क्या था? पैसा ज्यादा था। और पैसा ज्यादा, यहाँ जहां मनी वहां पावर। तो फ्रेंच के पास क्या? मनी ज्यादा। मनी ज्यादा तो पावर ज्यादा। पावर ज्यादा तो चलती उसकी है जिसके पास पावर होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इनकी चलने लगी, मतलब डोमिनेंस किसका हो गया? डोमिनेंस किसका हो गया? फ्रेंच स्पीकिंग का। और ये देखकर डच स्पीकिंग पीपल्स, जैसे आप 9th बी और 9th सी वालों से जेलस होते थे या कंपटीशन रखते थे, वही यहाँ पर आ गई प्रॉब्लम। तो बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में क्या प्रॉब्लम थी? तो क्या थी? जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो रिच और पावरफुल थे, और वो पर माइनॉरिटी थे। कंट्री में तो माइनॉरिटी थे। व्हाट इज द माइनॉरिटी सर? तो माइनॉरिटी का मतलब होता है जो नंबर्स में कम होते हैं, और मेजोरिटी का मतलब होता है जो नंबर्स में ज्यादा होते हैं, है ना? तो ये चीज समझते रहना। अब मैं सारी चीजें लिखवाता बेटा, पॉइंट्स में लिखवाता, पर ये वन शॉट है, हमें समझ। पर इसी तरीके की क्लास आपको, लाइव क्लास आपको नवोदय बैच में लाइव मिलेगी, जहां पर आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको टॉपर नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये सब फायदे हैं बैच के। तो बैच ज्वाइन करने से ये चीजें होती हैं, समझ रहे हो? तो फिर भी मेजोरिटी लेस पावरफुल, तो जिस वो उनके पास पैसा था, यही दिक्कत आई। समझ गए मेरी बात? समझ गए? तो अब क्या करें? अच्छा चलो, कितने बच्चे अभी शादी में गए हुए हैं? बताओ जल्दी से। कितने बच्चे अपनी शादी में नहीं, खुश मत हो अपनी शादी सुन के, पढ़ाई करो, अभी 10वीं क्लास में हो। हाँ, तो कितने बच्चे अभी किसी किसी की शादी में गए हुए हैं? जल्दी बताओ। अच्छा ये बताओ कि
आपकी मामा की तरफ रिश्तेदारों से ज्यादा बनती है कि चाचा की तरफ के रिश्तेदारों से ज्यादा बनती है, मतलब पापा की तरफ वाले या मम्मी। तो जैसे कई लोग बुआ की तरफ शादी में गए होंगे, कुछ लोग मामा की तरफ शादी में गए, तो आपके मौसी के बच्चे आपके दोस्त होंगे, बुआ के बच्चे आपके दोस्त होंगे। तो ये मौसी मामा के बच्चे जब दोस्त होते हैं तो कई बार लड़ाई भी तो हो जाती है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग, अब सबकी मतलब सब एक ही है। बोलोनिया रीजन हो गया, है ना, मान लो बोलोनिया रीजन हो गया, या फिर एक फ्लेमिश रीजन हो गया, ये सब की है तो सब बेल्जियम का हिस्सा ना, पार्ट ऑफ बेल्जियम है ना। तो यही तो दिक्कत आ रही थी। अब ये पार्ट ऑफ बेल्जियम है, अब ये पार्ट ऑफ बेल्जियम है, पर ऐसे हमारी नानी तो एक ही है ना, मौसी के बच्चे हुए, या फिर दादी तो एक ही है ना यदि चाचा के बच्चे हुए। तो अब सुलह कराने का काम कोई बड़ा करवाता है, तो अब यही सुलह करवाने की बारी आई। इनने बोला यार अपन सब अपने देश बेल्जियम से बहुत प्यार करते हैं, वी आर लव, है ना, हम हमारे देश से प्यार करते हैं, केयर करते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ लोग समझदार थे बेल्जियम की हर कम्युनिटी, जर्मन कम्युनिटी में और उसके बाद डच कम्युनिटी में, फ्रेंच कम्युनिटी में कुछ लोग समझदार थे। वो लोग बैठ गए। कहाँ बैठ गए? तो भैया उन लोग बैठे, एक शाम को बुलाए, बोले चलो बैठे हैं अपन लोग, थोड़ा समझे यार, अपने देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, बटने नहीं देंगे, क्योंकि वो प्यार करते थे। और ये जो प्यार है ना, इसी को बेटा नेशनलिज्म कहते हैं। और अपने हिस्ट्री में दो चैप्टर है, नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इंडिया, है ना। तो ये नेशनलिज्म की क्या फीलिंग है वो जानना हो तो अपन को हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। और वो हिस्ट्री का वो चैप्टर अपन कहाँ पढ़ेंगे? नवोदय बैच में, लाइव, बिल्कुल जैसे ही डाउट आएगा क्लियर करूंगा। जैसे मैं आपसे कहूं भारत माता की, क्या निकला मुंह से कमेंट करके बताना, भारत माता की। हाँ बेटा, ये क्यों ऐसा निकल रहा है? क्यों जब इंडिया जीतती है तो हम सब खुश होते हैं, जो हम एक दूसरे को नहीं जानते? क्या है, आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने पे बैठे हो, है ना, आपको सेम फीलिंग आती है। जब जनगण मन होता है ऐसे खड़े होते हैं, सेम फीलिंग आती है ना। जब इंडिया जीतती है तो सेम फीलिंग आती है। तो नेशनलिज्म, ऐसे ही बेल्जियम में भी नेशनलिज्म था, वो अपने देश के लिए था। तो वो लोग सब आपस में बैठे और नेशनलिज्म चैप्टर नवोदय बैच याद रखना। तो कब बैठे? तो भैया उन लोग बैठे हो 1970 में। कब बैठे? 1970 में। अच्छा, 1970 से 1973 तक तो लोग मगजमारी करते रहे, टेंशन रहे, पर बुक हमारी कहती है कि 1993 तक, 1993 तक एनसीईआरटी क्या कहती है कि भैया 1993 तक चीजें सब सॉल्व हो गई। कैसे हो गई? सॉल्व हो गई। अब ये सॉल्व कैसे हुई, मेरी बात समझना। ये 1973 तक, 1993 तक, 73 तक औपचारिक रूप से फाइनल डिसीजन ले लिए गए। तो उन्होंने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट किए। कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट किए? 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट किए उन्होंने। अब किन्होंने भैया? बेल्जियम लोगों ने। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये फिक्स करेंगे कि चाहे फ्रेंच स्पीकिंग हो या डच स्पीकिंग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और उसमें मिनिस्टर्स की नंबर्स इक्वल रहेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट बनेगी, यदि उसमें 40 मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग है तो 40 मिनिस्टर फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। क्लियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि भाई मिनिस्टर्स की जो नंबर्स हैं वो इक्वल किए जाए। क्लियर है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझे कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग इक्वल मिनिस्टर होंगे, जिससे क्या होगा कि कोई किसी पर हावी नहीं हो पाएगा। मीनिंग समझे, क्या रखा गया? बैलेंस रखा गया दोनों कम्युनिटी के बीच। क्लियर है? तो क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से, है ना, चारों कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट पूछ सकता है। सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट क्या होता है? अभी तो प्रश्न ये भी है कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट क्या होता है? तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट होता है वो, जैसे आप स्कूल जाते हो, सर अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है, मई में हम तो शादी में हैं, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भैया रुक जा, 9th में तो गया था ना भाई मेरे छोटे, मेरी बहन। तो जब आप स्कूल जाते थे तो स्कूल का टाइमिंग नॉर्मली क्या रहता है? 8 बजे रहता है। पर वो जो नवंबर दिसंबर में ठंड आती है कड़ाके की, फिर क्या हो जाता है स्कूल का टाइमिंग? क्या हो जाता है बताओ मुझे जल्दी से, स्कूल का टाइमिंग? तो उस समय स्कूल का टाइमिंग हो जाता है 8:30, 8:45, 9, कि भाई बच्चे को ज्यादा ठंडी ना लगे। तो जो पहले से रूल बना हुआ है उस रूल में चेंज किए जाते हैं, उसको कहा जाता है अमिटमेंट। क्लियर है? तो ये रूल चेंज किए गए। क्या किया गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, उसमें इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। अब सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि वो बेल्जियम की राजधानी कैपिटल, बेल्जियम कैपिटल नेम इज ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में स्पेशल केस था, पर वहां पे कहा गया कि नहीं, बोथ लैंग्वेज इक्वल स्टेटस, नो लैंग्वेज, है ना, बोथ लैंग्वेज इक्वल स्टेटस, किसी लैंग्वेज को क्या नहीं दिया गया, एज नहीं दिया गया। आपको एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिखेगा जिसमें ब्रुसेल्स का कार्टून बनाया हुआ है डायग्राम में, कि दोनों लैंग्वेजेस में एड्रेस लिखे हुए हैं। वो क्यों लिखे गए हैं? वो बता रहे हैं कि ब्रुसेल्स में दोनों लैंग्वेजेस को क्या था, इक्वल स्टेटस था। इससे क्या किया गया, बैलेंस मेंटेन किया गया। कहां पर? बेल्जियम में। बेल्जियम में क्या किया गया, बैलेंस मेंटेन किया गया। क्लियर है? बैलेंस मेंटेन कर लिया गया। अब थर्ड पॉइंट क्या किया गया, थर्ड पॉइंट क्या किया भैया उन्होंने, कि स्टेट गवर्नमेंट बनाओ और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा इंडिपेंडेंट रखो। देखो कुछ बड़े बड़े मैटर्स हैं उनको रखो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे फॉरेन हो गया, है ना, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, पर बाकी सारे जो चीजें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दो, वो अपना स्टेट संभाले। तो कितनी स्टेट गवर्नमेंट बनी होंगी? 2 स्टेट गवर्नमेंट बनी होंगी, एक बोलोनिया रीजन और एक फ्लेमिश रीजन, है ना। तो स्टेट और जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए भी, तो मेनली 2 बनाई गई। और इनको क्या कहा गया कि आप थोड़ा इंडिपेंडेंट रहें, अपने डिसीजन ले अपने एरिया के। तो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। अब चौथा पॉइंट आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा 2 मार्क्स का, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है, आ भी सकता है। स्पेशल किसी कम्युनिटी के लिए जब कोई गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको कहा जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। सर क्या मतलब हुआ? मान लो एक कम्युनिटी है, उसका एजुकेशन है भाई, उसका एजुकेशन, उसका कल्चर है, उसके रिचुअल्स हैं, है ना, मतलब रीति रिवाज बेटा, उसके फेस्टिवल्स हैं, और उसके जो इशू हो रहे हैं, मतलब मान लीजिए मैरिज को लेके इशू हो रहा, डिवोर्स को लेके इशू हो रहा, तो उसकी एक कोई चीज चली आ रही है, वो फॉलो होनी चाहिए। तो ये सारे जो मैटर हैं भाई आप अपनी कम्युनिटी में सॉल्व कीजिए। कोई और कम्युनिटी उसमें जब आती है, टांग अड़ाती है, समझ में आ जाएगा टांग करा, या इंटरफेरेंस करती है, तो दिक्कत होती है। तो इस इंटरफेरेंस को बिल्कुल खत्म करके क्या बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कितनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई? 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग। याद रखना है ना, यहाँ याद रखना 3 कम्युनिटी बनाई गई गवर्नमेंट, 3 और किस किस का कंट्रोल दिया गया? कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है बेटा। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, व्हाई, फिर क्या उनके फंक्शन है, क्या वर्क है, इशू कौन से हैं, किन चीजों को वो कंट्रोल करती है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और जब ये 4 चेंजेस करती है क्या बेल्जियम गवर्नमेंट, तो वो चेंजेस देखकर वो चीजें अच्छी महसूस करते हैं। पर आपको ऐसा नहीं लगता बेल्जियम ने बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर लिया, कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो कम्युनिटी के मैटर निपटाएगी, एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई जो स्टेट के मैटर निपटाएगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ही जो अलग मैटर निपटाई, कौन किसके अंडर में आ रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्रुसेल्स में अलग स्पेशल केस चल रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ सच बात है मेरे छोटे भाई बहनों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर यकीन मानो ये कॉम्प्लिकेशन बेल्जियम को हैप्पी कर गया। बहुत सालों बाद, जब बहुत सालों मतलब 200-500 सालों बाद नहीं, थोड़े दिनों बाद, जब एक एक यूनियन बना, ईयू, क्या बना, ईयू, ये लिखा हुआ ईयू, इसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन जब बना, इसमें क्या होता है बेटा, यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप के सारी कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया कि भाई हम सब यूनिटी में रहें, है ना, और एक साथ ग्रोथ करें, ये सारी चीजों के लिए। तो यूरोपियन यूनियन जब बना तो उसका हेड क्वार्टर किसे चुना गया? मेरे छोटे भाई बहन आपको सोचकर हैरानी होगी, पता है आपको किसको हेडक्वार्टर चुना गया? भैया बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स को चुना गया। तो जब हेडक्वार्टर चुनने की बारी आई तो ब्रुसेल्स को चुना गया यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। क्लियर है? ब्रुसेल्स को। तो ब्रुसेल्स में स्पेशल केस था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच सिटी हैव स्पेशल केस, है ना, मतलब शब्द इधर उधर हो सकते हैं, है ना, ये आ सकता है। या यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। राइट एंड रॉन्ग में भी आ सकता है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स में, यार ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है ना, यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर इन पेरिस, राइट एंड रॉन्ग, ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स गलत है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पर से क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर पेरिस, न्यू दिल्ली, ब्रुसेल्स, बर्लिन, ऐसे भी आ सकता है। तो या ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के, समझे।
तो ये सारे डिसीजन लेने के बाद बेल्जियम क्या हुआ, हैप्पी हो गया। चलो एक बार फटाक से फ्लेमिश रीजन में कौन रहते थे। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख सकता भाई, पूरा पूरा लिखना, समझना, पढ़ना, क्योंकि हमको समय की भी पाबंदी है ना। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा लाइव क्लासेस। कहाँ पे, नवोदय बैच। कौन सी बैच, टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच में। तो क्या है फ्लेमिश रीजन, कितने परसेंट थे भाई, डच रहते थे 59% थे, डच का डी लिख देता हूँ। बोलोनिया रीजन कौन रहता था, फ्रेंच रहते थे, कितने परसेंट, 40%। यहाँ क्या मामला हो गया, यहाँ जो है ये कैपिटल है, कैपिटल में डच जो थे वो 20% हो गए और जो फ्रेंच थे वो 80% हो गए। क्लियर है, ये तो बेचारे 1% थे ही थे। क्या चार चेंजेस हुए, कब हुए, तो 1970 से लेके 1993 तक चारों चेंजेस लिखना है, क्वेश्चन के लिए आईएमपी है ना, पूछा जा सकता है। क्लियर है, तो आप देखो एमपी बोर्ड के मेरे बच्चों इधर ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट वाज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सर ये एथनिक तो बताया ही नहीं, ये एथनिक भी आईएमपी है भैया, आईएमपी है। एथनिक क्या होता है, जब सेम कल्चर को कोई फॉलो कर रहा हो, सेम कम्युनिटी के लोग हो, उन्हें एथनिक ग्रुप कहा जाता है। तो कितने थे, 3 थे ना, जर्मन, फ्रेंच, डच। तो याद रहे, व्हाट डिड बेल्जियम अवॉइड, सिविल वॉर। अब सिविल वॉर क्या होता है इस चैप्टर में आगे पता चलेगा, और इसका उत्तर आप ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद दे पाओगे। और क्या क्या आ सकता है, तो जितने भी फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, और जितने भी फैक्ट वाले क्वेश्चन है बेटा किसी एक चीज में नहीं, ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, है ना। उसके बाद मैच दी कॉलम में भी आ सकते हैं, मैच दी कॉलम के बाद वन वर्ड में भी आ सकते हैं, वन वर्ड के बाद एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, तो किसी में भी आ सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, समझ गए। इसके बाद 2 मार्क्स में क्या आ सकता है, तो मैंने बता ही दिया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट आ सकती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट आ सकती है। बेल्जियम ने क्या क्या किया, व्हाट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो भी आ सकता है। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको ऐप पर मिलेगी, जिसमें आपको नवोदय बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। नवोदय बैच में हम पढ़ने वाले हैं, और पढ़ते पढ़ते हम क्या करने वाले हैं, टॉप करने वाले हैं। तो आपको वो सारे रिसोर्सेज देने वाला है नवोदय बैच, समझ गए। तो नवोदय बैच के यही फायदे हैं। अब ऐसा बेल्जियम खत्म हो जाता है, मतलब देश खत्म नहीं हो जाता है, बेल्जियम हैप्पी हैप्पी एंडिंग कर देता है। पर बेल्जियम की हैप्पी एंडिंग पिक्चर की एंडिंग नहीं है बेटा, इस स्टोरी की एंडिंग नहीं है। मैं चाहता तो आपको पहले दुखदारी स्टोरी, सैड स्टोरी पहले सुनाता, पर मैंने आपको पहले कौन सी स्टोरी सुनाई, हैप्पी। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं एक सैड स्टोरी। अपनी नियर कंट्री, नेबर कंट्री है श्रीलंका। यहाँ ये वही श्रीलंका है जिसकी हनुमान जी ने लंका लगाई थी मेरे छोटे भाई बहनों। और ये श्रीलंका की लंका कैसे कैसे लगती रहती है, हमको ये पढ़ना है। तो श्रीलंका में क्या होता है ये समझो। तो श्रीलंका में सबसे पहले ऐसा होता है कि देश में दंगे फसाद होने वाले थे, पर श्रीलंका को समझ में ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, सब जानेंगे, पर सर थोड़ा सा श्रीलंका को बता दीजिए। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस या आजादी, है ना, इसका इंडिपेंडेंस डे ईयर कौन सा है, 1948। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बना 1948 में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न भी है मेरे छोटे भाई बहनों। श्रीलंका का ईयर, इंडिपेंडेंट ईयर 1948 पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। अब ये आइलैंड कंट्री क्या होता है, जब कोई कंट्री चारों तरफ से समुद्र से, सी से होती है, जब कोई भी उसका हिस्सा किससे नहीं टच होता, अर्थ से टच नहीं होता, लैंड से टच नहीं होता, तो उसको कहा जाता है। तो श्रीलंका के चारों तरफ क्या है, समुद्र है। श्रीलंका कहाँ पे आता है, तो एशिया में आता है, और वो कहाँ आता था, बेल्जियम, यूरोप में आता था। श्रीलंका को भी अपने उसी से देखा गया है, किससे भैया, हरियाणा स्टेट से। पॉपुलेशन कितनी है श्रीलंका की, तो 2 करोड़ है। श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़, ठीक है। तो श्रीलंका दुखी क्यों है, श्रीलंका भी खुश हुआ करता था, पर उसने कुछ कर्म ऐसे कर दिए कि वो दुखी हो गया। तो नियर कंट्री या नेबर कंट्री मैंने बताया कि नहीं बताया मेरे छोटे भाई बहनों, और इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं मेरे छोटे भाई बहनों, तो 1 पॉइंट। दूसरा आइलैंड कंट्री, मतलब चारों तरफ समुद्र से घिरी कंट्री है, बता दिया, पॉपुलेशन भी बता दी। अब आते हैं डाइवर्स सोसाइटी।
ये डाइवर्स सोसाइटी क्या होती है? खुश खुश क्यों दिख रहा? क्योंकि भाई छोटा सा देश है, टूरिज्म होगा, बढ़िया काम होगा। पर इसको नहीं पता था कि जब इसको आजादी इंडिपेंडेंट मिली 1948 में, तभी से इसका कांड हो गया। कांड क्या हो गया? कांड हो गया मतलब कि क्यों ऐसा हुआ, इन्होंने चीजें बिगाड़ी क्यों? तो यहाँ पर था इनकी जो सोसाइटी में डाइवर्जन था, या जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे, उसका मेन कारण वो था। तो कौन कौन से लोग रहते थे, क्या रहते थे? तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर सबसे ज्यादा थे 74% सिंहला। कौन थे? सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले कौन थे? सबसे ज्यादा। ये कौन से कम्युनिटी को मानते थे? बुद्धिस्ट, है ना, बौद्धिस्ट। और सबसे कम जो थे वो थे 7%। 7% कौन थे? वो थे क्रिश्चियंस, है ना। टोटल और दो एक कम्युनिटी के लोग और थे, पर उसमें बहुत डिवीजन थे। जैसे तमिल, तमिल में सबसे पहले थे श्रीलंकन तमिल और थे इंडियन तमिल। सर ये इंडिया के लोग श्रीलंका क्यों चले गए? सबसे पहला प्रश्न तो ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि श्रीलंका के लोग, इंडिया के लोग श्रीलंका क्यों गए? तो वो इसलिए गए क्योंकि उस समय जो टी है ना, मतलब जो चाय की खेती होती थी, बागानी होती थी, है ना, टी का जो हॉर्टिकल्चर, हॉलीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन ये जो होता है, उसके लिए लेबर बन के गए थे, मजदूर बन के गए थे। और फिर वो श्रीलंका में 25-50 साल रहने लगे तो वहीं के हो गए। तो श्रीलंका में तमिल्स में इंडियन तमिल्स थे। अब इंडियन तमिल्स में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, एक श्रीलंकन तमिल्स भी थे। तो ये था सिस्टम, क्लियर है? ये श्रीलंका का कम्युनिटी चार्ट था। तो समझ लो श्रीलंका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन समझ लो, ये मैंने बताया। अब ये सब क्वेश्चन है, ध्यान देना मेरे एमपी बोर्ड के बच्चों, ये सब क्वेश्चन है कि कितने परसेंट सिन्हाला थे? 74%। अच्छा, अब इसमें क्या बन सकता है? तो मुझे बताओ, क्या फिल इन दी ब्लैंक्स बन सकता है कि नहीं बनता? यस बोलो, बन सकता है। सर ट्रू एंड फॉल्स बन सकता है कि बन सकता नहीं बन सकता? बन सकता है, बोलो। क्या एमसीक्यू बन सकता है कि नहीं बन सकता? हाँ बन सकता है सर। क्या वन वर्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है सर। क्या मैच दी कॉलम बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। ये एक फैक्ट इतने टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, पर आपकी नजर होनी चाहिए। नजर आपके पास है, नजरिया मैं देने आया हूं। ये नवोदय बैच की खासियत है आपको, इसलिए हम इसको टॉपर बनाने वाली बैच कहते हैं। क्या? नजर हर व्यक्ति के पास है, नजरिया बदलने की बस बात है। समझ रहे हैं मेरी बात? बस। तो इतने टाइप के क्वेश्चन, क्या आपकी भाषा में कहूं तो कान ऐसे पकड़े तो बढ़िया है, पर ऐसे पकड़ो, वैसे पकड़ो, जैसे कान पकड़ो प्रश्न बनना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के क्वेश्चन इस लाइन से बन सकते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन बन सकता है 18% तमिल, हिंदू, मुस्लिम, ये कौन से हो गए? इंडियन तमिल्स हो गए। श्रीलंकन तमिल 13%। तो ये 5 प्रकार के क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं। क्रिश्चियन पे भी बन सकता है 7%। तो सोचो ये छोटी सी स्लाइड कितने प्रकार से कान पकड़ा रही है। समझे मेरी बात? ये होती है एग्जाम अवेयरनेस। ऐसे आप ट्रैक करते हैं अपना एग्जाम। समझ रहे हैं? ये समझ में आया? श्रीलंका में कैसे पॉपुलेशन डिवाइडेड थी, समझ में आया? तो जल्दी से थंब कर देना, क्लियर। चलो अब आगे चलें। अब आते हैं मेजोरिटिज्म। अब ये मेजोरिटिज्म क्या होता है? अब ये मेजोरिटिज्म क्या होता है कि भैया मैंने आपको अभी बताया था माइनॉरिटी और मेजोरिटी। माइनॉरिटी मतलब जो नंबर्स में होते हैं कम, मेजोरिटी मतलब जो होते हैं संख्या में ज्यादा। अब श्रीलंका में जैसे वहां बेल्जियम में 4 बुजुर्ग लोग बैठ गए तो बातचीत कर ली उनने, पर यहाँ वो 4 बुजुर्ग समझदार मिले ही नहीं। यहाँ तो गाना चल रहा था, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी। तो ये जो मेरी मर्जी है, ये श्रीलंका के लिए बहुत दिक्कत हो गई। तो सबसे पहले तो ये लिख लो कि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, मेजोरिटिज्म वाला, है ना। अब इसका आंसर मैं समझा दे रहा हूं, पर यदि आपको पढ़ना है तो ऐप पर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ समय की बंदिश है मुझे, और लाइव पढ़ने का मजा लेना है तो ऐप पर हम नवोदय बैच में मिलेंगे और टॉप करेंगे। तो मेजोरिटिज्म क्या होता है? जब मेजोरिटी में जो कम्युनिटी है वो मेरी मर्जी चलाने लगे, और वो क्या कह रही है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। यही तो दिक्कत है। अब ये जो सोच आ जाती है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, वो दिक्कत वाली बात है। तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए, सर ये मेजोरिटिज्म मुझे समझ में नहीं आया, सही बताओ नहीं आया? फिर से बताता हूं।
मेजोरिटिज्म हमेशा सही नहीं होता। इसके लिए बात समझो मेरी, कि जैसे होली खेलते हो, जल्दी से हाथ ऊपर करो, जितने बच्चे होली खेलते, दोनों हाथ ऊपर करो। हाँ, तो जो बच्चे होली खेलते हैं, तो आपका ग्रुप होगा, आप आपस में खेलते हो, 8-10 लोग खेलते हो होली, है ना। तो ये जो 8-10 लोग होली खेलते हैं, तो रास्ते में कोई बुजुर्ग जा रहा है, बुजुर्ग मेल भी हो सकता, फीमेल भी हो सकती, कई बार कुछ बेचारे अलग टाइप के लोग भी जाते रहते हैं, उनको अपने काम पर। आपके ग्रुप में 10 लोग हैं और उसमें से 8 लोग कह रहे हैं कि चलो उसको तंग करते हैं, वो गुब्बारा मारते हैं। कोई लेडी जा रही है किसी काम से, थोड़ा, है ना, तो आप उसको परेशान कर रहे हैं गुब्बारा मार के। कोई बुजुर्ग जा रहा है, उसको गुब्बारा फेंक के मारा, वो गिर गया। तो 10 में से 8 लोग जो आपके ग्रुप के, अरे मैं आपको बिल्कुल समझदार मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आपने ऐसा काम किया हो, आप और आपका भाई, और वो जो बाकी के 8 लोग हैं वो गलत हैं आपके ग्रुप के। तो उनने बोला कि मारो, आपने उनको बोला नहीं 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 साहब, नहीं मारना, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो वो आपको बोल रहा है, अरे तू तो डरपोक है, कैसा है, ऐसा है। तो बताओ, ये 10 में से 8 लोग जो मारने की बात कह रहे हैं वो सही हैं, या फिर जो 2 लोग बचा रहे हैं वो सही हैं? सही तो वो 2 लोग हैं जो उनको मारने से रोक रहे हैं, पर ज्यादा संख्या में किसकी है? ये जो मारने की कह रहे हैं, चली किसकी, जो ज्यादा कह रहे हैं। तो क्या ऑलवेज फेयर है मेजोरिटिज्म? नहीं है। याद रखोगे इस एग्जांपल से, क्या मेजोरिटिज्म ऑलवेज फेयर है? नहीं है। क्लियर है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, मेजोरिटी क्या करती है? टेक ऑल डिसीजंस, ले लिए इसने, जैसे फिर इग्नोर, जैसे बोल दिया तू डरपोक है, ऐसा है वैसा है, बस यही। और तीसरा, मोर पावर, मोर नंबर, मोर पावर, बट नॉट ऑलवेज फेयर। मैंने एग्जांपल से समझा दिया, होली वाले, याद रखना, एग्जांपल नहीं भूलना है। अब ऐसा जब आपके साथ होगा तो बुरा तो लगेगा ना। तो ये जो बुरा लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? और ये बुरा लगने में अभी तो ये नमक, मतलब ये तो अभी मिर्ची तो लगी ही नहीं, अभी पता है लोग और बुरा करेंगे। क्या करें? 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बना, और 1956 में ये ओनली लैंग्वेज एक्ट ले आए। ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 एक्ट से इन्होंने ऑफिशियल कर दी सिंहाला। पता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आ चुका है। द ओनली एक्ट क्या है, द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या है? तो ये क्वेश्चन आईएमपी है, और ये आया हुआ है एमपी बोर्ड में मेरे छोटे भाई बहनों। तो इसका ईयर याद रखिएगा, 1956। और किसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया? सिन्हाला को। पूरे देश की एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज हुई, सिन्हाला, याद रखिएगा। अब इसके बाद इन्होंने अपनी भाषा को एकमात्र, मतलब ओनली ऑफिशियल कर दिया। दूसरा, पढ़ना चाहता है भाई, अपनी कंट्री में हो, आप पढ़ोगे, नाम रोशन करना चाहोगे, तो इन्होंने क्या कहा कि प्रेफरेंस हम सिंहाला पीपल्स को देंगे या बौद्धिस्ट लोगों को देंगे, दोनों एक ही थे। तीसरा क्या किया कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए है तो भी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा सिंहाला लोगों को, तो दिक्कत वाली बात है। और तीसरा क्या किया, कि जो बौद्ध धर्म था, बुद्ध धर्म जो था, उसको प्रोटेक्शन देने की बात कही। उन्होंने क्या कहा कि हम प्रमोट करेंगे, पहला तो प्रमोट करेंगे कि भाई आप लोग इस रिलीजन को अपनाइए, और प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो तीनों चीजें, मतलब ना आपकी लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस मिला, ना आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा, ना आपको क्या मिल रही, नौकरी मिल रही, जॉब्स मिल रही, और ना आपका रिलीजन सेफ है। तो क्या करता आदमी? तो यहाँ पर तो पूरा रवैया मेजोरिटिज्म का हो चुका था। मेजोरिटी ऑल डिसीजन अपने फेवर्स में ले रही थी, और ये फेवर दिक्कत दे रहे थे। अब ऐसा कोई अपनी मर्जी चलाएगा तो लड़ाई तो होगा ही ना। भाई क्या मांग रहे हैं तमिल लोग? कि भाई हमको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल सोशल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो यही तो नहीं दे पा रहे। और जब ये सब नहीं मिला, कि भाई हमको फेयर चांस मिले, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें सीधा एडमिशन दे दो, पर कम से कम कंपटीशन तो फेयर होना चाहिए। तो ये बात श्रीलंकन गवर्नमेंट ने या सिंहाला या बुद्धिस्ट लोगों ने नहीं मानी, तो फिर ये सामने आ गए, लड़ाई हो गई, बस यही बात है। तो क्या बोले उन्होंने, क्या कहा कि हमारे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स क्या किए जा रहे हैं, डिनाइड किया जा रहा है। फिर क्या किया गया इन्होंने, गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी, वो क्या कह रहे थे कि भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड हो रही है, मतलब हमारे साथ भेद। तो आखिरी में रिजल्ट क्या हुआ कि श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज आपस में लड़ ली, कॉन्फ्लिक्ट आ गया सिन्हाला एंड तमिल्स के बीच में। और जब एक ही कंट्री के 2 लोग आपस में लड़ लेते हैं,
कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई बाहर की कंट्री नहीं, अपनी ही कंट्री के दो लोग आपस में लड़ लेते हैं, उसको कहा जाता है सिविल वॉर। अब वो बेल्जियम वाला क्वेश्चन आएगा, श्रीलंका में सिविल वॉर क्यों हुई और बेल्जियम में क्यों नहीं हुई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या हुआ, श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। तो सिविल वॉर क्या है, जैसे आप अपनी छोटे भाई या छोटी बहन से, या आप छोटी बहन है तो आप अपने बड़े भाई या बड़ी बहन ब्रदर सिस्टर से लड़ लेते हैं, तो इसको कहेंगे सिविल वॉर, क्योंकि घर के अंदर लड़ाई हुई। पर आपका छोटा भाई या बहन या बड़ा भाई बड़ी बहन पड़ोसी में या मोहल्ले के बाहर किसी से लड़के आ जाए तो वो सिविल वॉर नहीं, मजाक की बात है, ऐसा नहीं। पर जब एक कम्युनिटी अपने ही देश की गवर्नमेंट के अपोज में हो जाती है या दूसरी कम्युनिटी से क्या वायलेंट हो जाती है, वायलेंस करने लगती है, तो इसको सिविल वॉर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिविल वॉर कहा जाता है। और ये सिविल वॉर क्या करती है, कंट्री में इनस्टेबिलिटी लाती है। क्या करती है, कंट्री में इनस्टेबिलिटी लाती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, डिक्लाइन होती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन होती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। मतलब आपके जो भी भवन थे, मतलब जो भी बिल्डिंग्स थी, जो भी आपकी रोड्स थे, जो भी आपके ट्रांसपोर्ट के मीडियम थे, वो सब क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। उसमें क्योंकि क्या होता है, वायलेंस होता है, तो उनको क्या होता है, नुकसान होता है। तो सिविल वॉर बहुतों लोगों का नुकसान। अब ये सिविल वॉर किन किन के बीच हुई थी, तो तमिल्स और सिन्हाला लोगों। तो सिविल वॉर का मतलब समझ में आया मेरे छोटे भाई बहनों की नहीं, सिविल वॉर का मतलब समझ में आ गया, इनस्टेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। इनस्टेबिलिटी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, दो कम्युनिटी, सिविल वॉर, इनस्टेबिलिटी देश की बर्बादी का कारण बनते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल बाय श्रीलंकन तमिल्स। तो क्या कहा भैया, इन्होंने कहा कि सिंपल सी बात कही कि मत दो पूरा देश, हमको हमारा एक अलग सा एक छोटा सा स्टेट बना लेने दो। इन्होंने क्या कहा कि जैसे ये मान लो मैप है, ये मैप है श्रीलंका का, तो इन्होंने कहा कि भैया थोड़ा हमको ये वाला एरिया दे दो, बस ईस्ट नॉर्थ एरिया दे दो। हम इसमें एक हमारा एक, पहले तो ये डिमांड करते रहे कि हमको हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल करो, हमारी तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए। पर जब ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिला तो 1980 में क्या, 1980 में इन्होंने कहा कि हमें एक अलग स्टेट दे दिया जाए रीजनल ऑटोनोमी के साथ। किसके साथ, रीजनल ऑटोनोमी के साथ हमें अलग स्टेटस वाला एक अलग स्टेट दे दिया जाए। हम श्रीलंका से अलग नहीं होंगे, पर हमको अलग स्टेट दिया जाए। तो जब ये स्टेट देने की बात हुई, उसका नाम क्या रखा, तमिल इलम। और ईयर कौन सा था, 1980। तो क्या समझ में आ गए, इन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस दो, नहीं तो हमें रीजनल ऑटोनोमी दो। रीजनल ऑटोनोमी 1980 में इन्होंने कहा कि तमिल इलम नाम का हमें अलग स्टेट दो। क्लियर है, तो समझो पॉलिटिकल पार्टीज करी, देखो रीजनल ऑटोनोमी, रीजनल ऑटोनोमी का मतलब मैंने बता दिया कि उस एरिया की सारी चीजें हम करेंगे, जॉब्स, इलेक्शंस, सारी चीजें, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, ये सारी। दूसरा इन्होंने क्या किया, ऑफिशियल तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस दिया। पर जब नहीं माना गया, नहीं दी गई अपॉर्चुनिटी इक्वल, तो 1980 में तमिल इलम नाम का स्टेट नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में मांग लिया गया। और जब ये रिजेक्ट कर दिया गया तो यहाँ पर श्रीलंका में सिविल वॉर चरम पर पहुंच गई। चरम मतलब पीक लेवल पर। और ये पीक लेवल कब आया, तो ये पीक लेवल आया 1983 में, 1983 में। और ध्यान रखना, हाथ में खुजली हो रही है, शायद पैसा मिलने वाला है। चलो, तो श्रीलंकन सिविल वॉर, तो यहाँ पे सिविल वॉर का मतलब समझ में आया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट सीजी, श्रीलंकन गवर्नमेंट सॉरी, अरे यार क्या, सीजी और हाँ LTTE क्या होता है, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम, ये दोनों क्या आ गए, वर्सेस में आ गए। और ये वॉर चलती रही। इनकी क्या डिमांड थी, पहले क्या डिमांड थी कि हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस दीजिए, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, जॉब्स एंड एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन। जब नहीं हुई तो 1980 में इन्होंने तमिल इलम स्टेट मांगा, जिसे रीजनल ऑटोनोमी के साथ मांगा गया। और जब नहीं दिया गया तो एक वायलेंट ग्रुप बना जिसका नाम था लिट्टेया LTTE। कब बना, 1983 तक। और 1983 से 2009 तक ये आपस में फाइट करते रहे, कॉन्फ्लिक्ट करते रहे, लड़ते रहे, और हजारों लाखों लोग इसका नुकसान सहते रहे।
तो एलटीटी और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच वॉर, सिविल वॉर चलती रही, वॉर नहीं सिविल वॉर, और 2009 में आखिरी में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनको हरा दिया। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आईएमपी है बेटा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। और गवर्नमेंट ने डिफीट करा एलटीटी को 2009 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मेजोरिटिज्म, बता दोगे? बता दोगे कि नहीं बता दोगे? और व्हाट वाज द सिन्हाला ओनली एक्ट, ये तो बता ही दोगे। फैक्ट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए कैसे आ सकते हैं। क्लियर है? कब आजादी मिली? 1948। ये तो एक क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू है ना। और कितने फैक्ट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं? अच्छा, और क्या आ सकता है? एलटीटी का फुल फॉर्म आ सकता है ना, एलटीटीई का फुल फॉर्म आ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, बहुत सारे, जो मैंने आपको जगह जगह पे बताया वो इस खाली स्लाइड पे लिख लो और फिर उसको लिखकर कमेंट बॉक्स देना। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको आना पड़ेगा नवोदय बैच में, जिसमें हम भरपूर पढ़ेंगे और समझेंगे और सारी प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो नवोदय बैच को जरूर ज्वाइन करना है। और मुझे तो इस फोटो में आपकी फोटो नजर आती है, आकाश भैया, या आप श्लोक भैया को देखते हो, या आप खुशी दीदी को देख रहे हो, खुशबू दीदी को, स्तुति दीदी को, मुस्कान दीदी को, प्रिंसी दीदी को, ये सब 12th के टॉपर हैं। पर मुझे तो फर्स्ट नवोदय बैच टॉपर, ऑल 55 डिस्ट्रिक्ट्स में टॉपर आपके पास से चाहिए। किसके पास से चाहिए? आपके पास से चाहिए भैया। और मेरी बात समझना, ये 51 रुपीज ये टॉपर बनाने वाली बैच है, और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, 1 to 1 हम बात करेंगे, आप डाउट पूछेंगे, मैं सॉल्व करूंगा, बढ़िया मजे से पढ़ेंगे, टॉपर नोट्स मिलेंगे, टॉपर बनाने वाले नोट्स मिलेंगे आपको इस क्लास में। इसके बाद आपको डीपीपी विद एक्सप्लेनेशन, मतलब जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए वो, और इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग तो इतना इजी है हमारा, इतना बढ़िया तरीके से कर दिया है कि बच्चे के मन में कोई डाउट रह ही ना जाए। बिल्कुल ऐसा हमने इसको फीचर करा है। और टॉपर्स की गाइडेंस मिलती है आपको, और एग्जाम से पहले एग्जाम का डर खत्म करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एग्जाम का फियर खत्म हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। एग्जाम का फियर एग्जाम से पहले पूरा खत्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दोनों टॉपिक हमने समझ लिए, पढ़ लिए। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि पावर शेयरिंग जरूरी है, पावर शेयरिंग नीडेड। हमें पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस पता चल गई कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट किया और वो एक खुशहाल देश बना। श्रीलंका ने मेजोरिटिज्म, मेजर जो लोग मेजोरिटी में थे, वो पावर में थे, उन्होंने अपनी मेरी मर्जी चलाई और उन्हें दिक्कत गई। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पावर शेयरिंग गुड, मतलब पावर शेयरिंग वी नीड, बट हमें यह भी पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग के टाइप कितने होते हैं। और बेटा ये चैप्टर फेडरलिज्म का भी बेस है, जो आपका अगला चैप्टर है उसका बेस है ये चैप्टर, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पावर शेयरिंग के टाइप जो है उसके 4 टाइप है। तो मेजरली तो पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि पावर शेयरिंग के फॉर्म्स या टाइप्स कितने हैं। तो आपके इस स्लाइड में ही इसी का उत्तर है कि 4, ये देखा 4, याद रखिएगा 4 फॉर्म। तो देखो यहां मुझे फिल इन दी ब्लैंक्स दिख रहा है, ये मैं हटा दूं और यहाँ डैश डैश बनाओ, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया पहला टाइप, दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर ये 4 हो, ये नहीं हो, और वॉट हो या क्वेश्चन मार्क हो, तो एमसीक्यू भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 फॉर्म है। सबसे पहले इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पहले नंबर पे हॉरिजॉन्टल और दूसरे नंबर पर है वर्टिकल। इन दोनों टाइप्स को तो आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्लियर है? समझ रहे हैं? ये दोनों टाइप। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल ग्रुप्स हम पढ़ेंगे। सोशल ग्रुप्स का तो आपने एक एग्जांपल पढ़ के आए हो, बेल्जियम याद करो, अभी मैंने पढ़ाया था बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट 3 थी ना, बस वही। तो देखिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल और पॉलिटिकल। तो चलिए अपन शुरू करते हैं किससे? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स। किसमें शेयर होती है? डिफरेंट ऑर्गन्स।
मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब 3 अलग अलग ऑर्गन है। जैसे हमारे हाथ का कुछ काम है, जैसे लिखना हमारे हाथ का काम है। लिख तो आप पैर से भी सकते हो पर वैसा नहीं लिख पाओगे, तो हाथ लिखने का काम है। मतलब हाथ एक ऑर्गन है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। समझ गए मेरी बात? हाथ एक ऑर्गन है, उसका एक स्पेसिफिक क्या है, फंक्शन है। ऐसा ही एक हमारा ऑर्गन है पार्लियामेंट, जो क्या बनाती है, रूल्स बनाती है, लॉ बनाती है। दूसरा है हमारी टांग, उसका फंक्शन है चलना। क्या है, चलना। तो वैसे ही एक हमारा ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जो क्या करती है, अप्लाई करवाती है रूल्स को। और तीसरा कि भाई हमारा दिमाग सब पर नजर रख रहा है, वो क्या है, जुडिशरी। तो तीनों ऑर्गन के अपने अपने काम है। क्लियर है? तीनों ऑर्गन के अपने अपने काम हैं और वो वेल डिफाइंड। अब मैं आपसे पूछूं, हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैर या दिमाग? देखो दिमाग, आप सब दिमाग कह दोगे पर उस फीचर में नहीं कह रहा हूं। भाई आपका दिमाग है, नहीं चल रहा, पर ऐसे समझो कि हाथ, पैर और तीसरा ऑर्गन, या ये क्यों जरूरी है, सबके अपने अपने काम है, वो फीचर्स कर सके। तो हाथ पैर नहीं चल रहे तो आप कितना ही अच्छा दिमाग से सोच लो मैं ऐसा लिखूंगा, पर आप लिख ही नहीं पाओगे। चाहे आप कितना ही अच्छा सोच लो मैं ऐसा चलूंगा, पर पैर का काम पैर ही कर पाएगा। तो ऐसा, तो यहाँ पर अमंग डिफरेंट ग्रुप है। पहला ग्रुप क्या कर रहा है, रूल बना रहा है, पार्लियामेंट। दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है, भाई उस रूल को अप्लाई करवा रहा है, फॉलो करवा रहा है। और तीसरा वो क्या कर रहा है, इन रूल्स को देख रहा है कि ये सही है कि नहीं, राइट है कि नहीं। याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये तीनों ऑर्गन सेम लेवल पे होते हैं, मतलब कोई किसी से ऊपर नहीं। सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ये तीनों इक्वल है ना। एक ठीक है, समझ गया मेरी बात। 3 ऑर्गन्स है। तो पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में कितने ग्रुप होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं? 3 होते हैं। क्लियर है? अब इन थ्रियों को और डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से समझना है, तो बेटा समय की पाबंदी में आपको बताता ही जा रहा हूं। इन तीनों को अच्छे से समझने के लिए आपको नवोदय बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। हम उसमें पूरी डिटेल में जाएंगे कि जुडिशरी का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है ना, ठीक है, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज का काम क्या है, और ये सब डिफरेंट ऑर्गन एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स मैंने बता दिया। इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं ना मित्रों, कि हाथ का अपना काम है, बॉलिंग करना नहीं, वो तो अब आदत है। बचपन में आप लोग ऐसे करते हो कि नहीं, ऐसे चलते चलते रोड में ऐसे हाथ चला जाता है, बस यही सब तो होता है। ये आप भी करते हो ना, बस यही तो पार्टनरशिप है अपनी भाई। तो अलग अलग इनके काम है और सब अपने काम कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर ये है कि ईच ऑर्गन, ये देखो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई बहन। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ रहे कि ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हैं उसका वायलेंस तो नहीं कर रहा है, उसको ओवर रूल तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई रूल बना दिया, लॉ बना दिया हो जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, परमिशन नहीं देता, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, मतलब जो पार्लियामेंट में रूल बनाया वो अप्लाई गलत, फॉलो गलत ढंग से करवा रहे हैं, या फिर जुडिशरी। तो ये तीनों एक दूसरे के कामों पे क्या करते हैं, बैलेंसिंग रखते हैं। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये पावर का बैलेंस रखते हैं, है ना। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, ये पावर को क्या रखती है, बैलेंस्ड रखती है। तीनों ग्रुपों में पावर को बैलेंस रखती है, क्योंकि आप मेरी बात समझिएगा, फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पूरा, कि 3 ग्रुप है, समझ रहे। और ये 3 ग्रुपों में यदि हर कोई, जैसे मैं ही रूल बनाऊं, मैं ही अप्लाई करवाऊं और मैं ही उसका क्या करूं, फीडबैक दूं, तो मैं तो अच्छा ही फीडबैक दूंगा। तो इसके लिए क्या हो सके, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि तीनों ऑर्गन बिल्कुल ट्रांसपेरेंसली काम कर सके, अच्छे से काम कर सके। तो ये चेक इन बैलेंस बना रहता है। इसलिए इनकी ड्यूटीज लिखी हुई हैं, इनके एरियाज लिखे हुए हैं, और ये उस हिसाब से काम करते रहते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। और इनका मेन काम मैंने बता दिया, समझ गए, समझ गए ना। अब आते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब ये जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है, ये ऊपर से आती है शक्ति, पावर अपने नीचे लेवल्स को देती है, उससे नीचे वाले लेवल को देती है। मतलब बेटा समझो, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स। मतलब 3 लेवल्स हैं। अब ये लेवल्स कौन कौन से हैं, 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अपने मोदी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, या चीफ मिनिस्टर ऑफ
मध्य प्रदेश, कौन आ गए? मोहन यादव जी। या फिर आपके गांव के थर्ड लेवल, तो फर्स्ट लेवल पे आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप किसको किसको जानते हो? अधिकतर लोगों को आप जानते होंगे, जैसे पर मैं कुछ याद दिला, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी। तो ये जो सेंट्रल लेवल पर, कंट्री लेवल पर डिसीजन लेते हैं या काम करते हैं, रूल्स बनाते हैं, इनको कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे बड़ी बड़ी पॉलिसीज, जैसे फॉरेन पॉलिसी, जैसे डिफेंस पॉलिसी, या डिफेंस में कुछ करना है, या फिर फाइनेंस में कुछ करना है, तो ये सारे जो कम्युनिटी है, जैसे मान लो आरबीआई है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है। अब हर प्रदेश की अपनी नोट एजेंसी होती, तो अपने यहाँ पे कोई और की फोटो चल रही, गुजरात में कोई और फोटो चल रही, आंध्र प्रदेश में कोई और फोटो चल रही, तो एक यूनिफिकेशन बना रहे ना भाई, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल लेवल पे और डिसीजन क्या लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर होता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट की अपनी भाई कल्चर है, फिर इसकी ज्योग्राफी है, उसकी इकोनॉमिक है, किस पर वो उसका चल रहा है, वो वहां की स्टेट के लोगों को पता है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने पूरे स्टेट को देखती है। फिर आती है लोकल गवर्नमेंट। अब मैं लोकल गवर्नमेंट में, आप सरपंच, जैसे आप गांव से जुड़े हो तो सरपंच, यदि आप शहरों से जुड़े हुए, जैसे एमपी में लगभग 16 या 18, ठीक है, चुनाव तो 16 में ही हो रहा है, पर 18 भी लिखा रहता है कई जगह, तो कितने मेयर हैं, तो मेयर होते हैं, कई जगह नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, तो ये सभी स्टेट। अब मैं आपको उदाहरण एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत प्यारा एग्जाम्पल लगता है मुझे, कि अपने गांव में सरपंच साहब है और अपना वेल कुआ, गर्मी मई का महीना और कुआ सूख गया। अब मान लो यदि ये पीएम साहब जो थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पीएम साहब ने अपनी पावर शेयर ही नहीं की होती स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल गवर्नमेंट, तो ले 50,000 60,000 ना जाने कितने गांव हैं देश में, अपनी कंट्री में, सब फोन लगा रहे हैं, कुआ से पानी नहीं आ रहा हो साहब, कुआ से पानी नहीं आ रहा हो साहब, कुआ से पानी नहीं आ। प्रधानमंत्री अब कहाँ फॉरेन पॉलिसी देखे हैं, इतने सारे बड़े बड़े मैटर हैं, यहाँ वॉर हो रही, वहां वॉर हो रही, तो फिर कैसे? पर यार आपको अच्छा पानी मिलना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए उन्होंने ये पावर्स किसको दे दी? थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, किसको? लोकल गवर्नमेंट्स को। या पुलिस किसको दे दी? स्टेट को दे दी। हर स्टेट की अपनी पुलिस है भाई, आपके स्टेट में किस एरिया में क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर ज्यादा पुलिसिंग की जरूरत है, कैसे रीजन बांटने, तो आपको पता रहे। तो ये सारी चीजें पावर्स, क्योंकि इससे क्या होता है, गुड गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस अच्छे से हो सके, इसके लिए वर्टिकल डिवीजन होता है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग क्यों की जाती है? क्योंकि हेल्प्स इन गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस के लिए, हेल्प इन गुड गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए ये वाली वर्टिकल पावर शेयरिंग की जाती है। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। गांव में सरपंच अपने स्टेट गवर्नमेंट्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी को तो आप सभी जानते हैं, मोहन यादव जी को भी सभी जानते हैं, अपने गांव के सरपंचों को भी आप जानते होंगे। मुझे जरा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने अपने गांव के सरपंच के नाम लिखिए। आप यदि आपके एरिया में महापौर है तो आप अपने शहर के महापौर का भी नाम लिखिए। देखता हूं मैं कहां कहां से बच्चे पढ़ रहे हैं, मजा आएगा मुझे देख के। ठीक है, ठीक है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भैया इस ये वाली पावर है, इस गवर्नमेंट को दी गई है, वो उस पर रूल बनाएगी, उस पर टैक्स लेगी, सारी चीजें, जिससे आप बाद में दिक्कत ना जाए। वो अपन फेडरलिज्म पढ़ेंगे ना जब, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अब आते हैं सोशल ग्रुप ऑफ पावर शेयरिंग। अब सोशल ग्रुप ऑफ पावर शेयरिंग हमने बेल्जियम में पढ़ लिया है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, कितनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी वहां पे? 3, जर्मन, फ्रेंच, डच। तो यही पावर शेयर्ड होती है। अब ये किस आधार पे होती है? तो एक रिलीजियस हो सकती है, फिर इसके बाद सोशल, है ना, लिंग्विस्टिक हो सकती है, लैंग्वेज के आधार पर, जो हमने पढ़ चुके हैं, और इसकी रिलीजियस मतलब धर्म के आधार पर, और एक होती है आजकल कम्युनिटी पे या कास्ट पे भी। जैसे इंडियन पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन इसका एक प्रोविजन है कि भैया हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि जब पार्लियामेंट जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, जब लॉ बना रही हो तो हर कम्युनिटी, हर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या किया गया है कि रिजर्वेशन दिया है एसटी, एससी, ओबीसी ग्रुप्स को, कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे पार्लियामेंट में रहे और वो अपनी बात रख सके, उनकी कम्युनिटी में क्या डिमांड है वो बता सके, इसके लिए। ठीक है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट आपने बेल्जियम में पढ़ ली। माइनॉरिटी राइट्स,
है ना। कई जगह पे जैसे अपने इंडिया में भी माइनॉरिटीज को अलग अलग राइट्स है, वो अपन डिटेल में आप आएंगे। अभी समय को समझ, आपको बात समझ में आई। इसके नोट्स बनाने, आप कंफ्यूज हो रहे हैं नोट्स कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं, तो वही फिर 51 में आपको नवोदय बैच टॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पूरा सुनिए, ध्यान लगा के, नोट्स आपको वहीं मिल गया, रिवीजन कर लिया, टेस्ट जैसी डीपीपी मिली उनको पढ़ ली, तो सारी चीजें आपको मिल जाती है। ठीक है, तो क्या कौन कौन से बनते हैं ये भी मैंने बता दिया, और कैसे क्या काम करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं पावर शेयरिंग का ग्रुप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर ग्रुप्स। देखिए, है ना, जो पावर शेयर अमंग प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। हड़ताल का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? नहीं, हड़ताल हो जाती है, तो जब हड़ताल होती है मतलब जो भी लीगल डिमांड्स होती हैं, यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनकी जो लीगल डिमांड्स है उनको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं या प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट्स पे कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे। जैसे आज मान लो भारत बंद कर दिया, तो बोले आज दुकानें नहीं खोलने देंगे यदि आपने हमारी ये डिमांड नहीं मानी। तो अब गवर्नमेंट को भी लगता है, या फिर चुनाव आ रहे हो तो वो प्रेशर बना रहे हैं। तो प्रेशर ग्रुप का काम क्या है कि वो गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं अपनी डिमांड को फुलफिल कराने के लिए। क्लियर है। दूसरा आते हैं मूवमेंट्स। मूवमेंट्स मतलब मास मूवमेंट्स, सिटीजन इकट्ठे होते हैं, वो डिमांड करते हैं, अनशन करते हैं, है ना, हंगर स्ट्राइक करते हैं, ये सारी चीजें होती है। फिर पावर शेयर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब होता है जैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी। तो जब दो पार्टीज आपस में मिलकर सरकार बनाती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। जब दो पार्टीज आपस में क्या करती है, मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी ने चीफ मिनिस्टर रख लिया पद, और किसी ने होम मिनिस्टर रख लिया, कुछ रख, तो उस मिनिस्ट्री की पावर हमने उनके साथ शेयर कर दी। तो इससे क्या होता है, एक गवर्नमेंट मिल जाती है जो वर्क भी करती है। तो इसे इस तरीके से समझते हैं। समझ गए मेरी बात। अब आ जाते हैं, आपकी बुक में एक कहानी लिखी हुई है, बुक में कहानी लिखी हुई है, वो कहानी जो लिखी हुई है विक्रम बेताल वाली। और ये जो विक्रम बेताल की कहानी है, वो कहानी में एक देश की कहानी बताए। हम बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी तो पढ़ लेते हैं, पर एक और देश है मेरे छोटे भाई बहनों, लेबनान। और ये जो लेबनान की कहानी है, अच्छा, ये लेबनान में क्या केस था, वो जो बुक में लिखा हुआ है, एक बच्चा है, ये सब नहीं, जो काम का है वो सुनो, है ना। कि लेबनान में क्या होता है कि बुजुर्ग कहने लगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते थे। और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थोड़ा सीरिया की तरफ झुके हुए थे, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थोड़े फ्रांस की तरफ झुके हुए थे। और इसी चक्कर में वो उस तरफ झुकना चाहते थे। पर दूसरा वो क्या चाहते थे, वो झुके हुए, दूसरा रिप्रेजेंटेशन इक्वल चाहते थे। तो वहां पर भी सिविल, वो जो श्रीलंका में सिविल वॉर हुई थी, वही सिविल वॉर लेबनान में शुरू हो गई। और वहां पे भी कुछ अच्छे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि बैठो, और उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन फिक्स कर दिया कि भाई आप यदि सिया मुसलमान हो, यदि आप सिया मुस्लिम हो, तो आप पार्लियामेंट्री स्पीकर बनोगे। कहाँ लिखा सर? ये लिखा। ठीक है। यदि आप डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो आप ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होने चाहिए, ये भी फिक्स कर दिया। अब ये सब क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एमपी बोर्ड वालों, सब क्वेश्चन। यदि आप प्रेसिडेंट हो तो कैथोलिक क्रिश्चियन होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हो तो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होने चाहिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। कहां पर? लेबनान ने, लीडर्स ने, कि पावर शेयरिंग डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच कर दी गई। फिक्स कर दिया गया प्रेसिडेंट यही बनेगा। कौन बनेगा? कैथोलिक क्रिश्चियन। और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन क्या बनेगा? डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर।